हेलो गाइस, इस स्टोरी को सुने सिर्फ क्वीन स्टोरी वर्ल्ड चैनल पर। चलो शुरू करते हैं स्टोरी। बस इतने में ही थक गई। शुभित ने ईशू को अपने साथ ले जाकर डॉक्टर के सामने पड़ी चेयर पर बैठाया तो वो डर से ठिठक गई। डॉक्टर ने ईशू को देखते हुए कहा, बी कंफर्टेबल मिसेस मित्तल। डॉक्टर की आवाज सुन ईशू ने डर कर शुभित का हाथ पकड़ लिया। शुभित ईशू के इस तरह के बिहेवियर से हैरान था। शुभित से थोड़ी देर बात करने के बाद डॉक्टर ने अब ईशू का चेकअप करना चाहा, पर ईशू ने झट से मना कर दिया तो शुभित ने अब ईशू को डांटते हुए कहा, इनफ, डॉक्टर को अपना काम तो करने दो। इतना कहकर शुभित ने गुस्से में खुद ही ईशू को अपनी गोद में उठाकर उसे स्ट्रेचर पर बैठाया तो ईशू डर से कांपने लगी। आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे। ये देख शुभित ने उसके करीब ही खड़े होकर इस बार नरमी से कहा, मैं यही हूँ तुम्हारे पास, कुछ नहीं होगा। इतना कहते हुए शुभित ने ईशू के आंसू पोंछ उसका हाथ अपने हाथों में थाम लिया और उसके हाथ पर किस करते हुए कहा, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। ईशू अभी सहमी हुई सी शुभित की आंखों में देख रही थी कि शुभित ने डॉक्टर को इशारा किया तो वो अब अपना काम करने लगे। डरी हुई ईशू को जब डॉक्टर की मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसे डॉक्टर के पास होने पर पहले की तरह आज कुछ भी अजीब या बुरा नहीं लगा। वो धीरे धीरे शुभित को देख शांत होने लगी तो डॉक्टर ने भी बड़ी आसानी से उसका चेकअप शुरू किया। पर ईशू का ये बिहेवियर अभी भी शुभित को कुछ खटक सा रहा था। वो एक चेकअप के नाम पर इतना तो नहीं घबराती, क्या बात कुछ और थी। कुछ देर बाद ईशू का चेकअप कर डॉक्टर ने शुभित से कहा, यू कैन गो विद योर प्लान बी। आप अपने प्लान बी के साथ जा सकते हैं। डॉक्टर ने ईशू को एक नज़र देखते हुए कहा, देयर आर 90% चांसेस ऑफ इट बीइंग सक्सेसफुल, जस्ट ट्राई वंस। उसके सफल होने 90% आसार हैं, आप एक बार कोशिश कीजिए। शुभित ने डॉक्टर की बात सुन उन्हें थैंक यू कहा और अब ईशू को अपने साथ लेकर बाहर निकल आया। डॉक्टर ने ईशू की रिपोर्ट्स देख पहले ही शुभित को उसका ट्रीटमेंट बता दिया था, पर शुभित चाहता था कि डॉक्टर एक बार ईशू का चेकअप कर ले तो क्या पता ईशू मेडिकल केयर से ही ठीक हो जाए। वे दोनों बाहर आए तो शुभित ने ईशू का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाते हुए पूछा, इतना क्यों डर रही थी? वो डॉक्टर क्या कुछ कह रहा था तुम्हें? ईशू ने ना में अपना सिर हिलाया तो शुभित ने पूछा, तो फिर? ईशू चुप रही। शुभित ने अपना सिर झटका और अब ईशू को अपने साथ लेकर हॉस्पिटल से निकल आया। अंडस को मुंबई में खुशी और समीर अब अपनी कार में बैठ मित्तल मेंशन से निकल गए तो खुशी ने पास बैठे समीर पर नाराज होते हुए धीरे से पूछा, तुमने बात क्यों नहीं की? समीर ने एक नज़र ड्राइवर को देखते हुए कहा, हम घर जाकर बात करेंगे। खुशी ने गुस्से में कहा, नहीं, मुझे अभी जवाब चाहिए। इस पर समीर ने भड़कते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है। आशी और अभय? कैसे? अभय बहुत बड़ा है आशी के लिए। समीर की बात सुन खुशी ने नाखुश होते हुए कहा, अच्छा, आदि भैया खुद भी तो शुभी से 8 साल बड़े थे, पर इससे उन दोनों के प्यार पर क्या फर्क पड़ा है? समीर ने खुशी को देखते हुए कहा, तो जरूरी तो नहीं कि आदि अपनी बेटी के लिए भी 8 साल बड़ा हस्बैंड चाहे। बातों ही बातों में मैंने उससे पूछा था, वो अभी 4-5 साल तक आशी की शादी करने के मूड में नहीं है। खुशी ने परेशान होते हुए कहा, 4-5 साल? ये तो अभी के लिए ज्यादा हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से उसे कोई लड़की पसंद आई है और वो शादी करने के लिए भी रेडी हो गया है। कुछ करो तुम। चीकू उससे 2 साल छोटा है, उसकी तक शादी हो चुकी है। कितने रिश्ते आ रहे हैं अभी के लिए, पर अभी तक मुझे कोई नहीं अच्छी लगी। पर आशी, वो तो अपनी ही बच्ची है, और देखा ना कितनी प्यारी भी है। उसके लिए तो मैं आंख बंद करके हाँ कह रही हूँ। तुम आदि भैया से बात करो, वो ना नहीं कह पाएंगे। आखिर मेरे अभय में क्या कमी है? खुशी के चेहरे पर मुस्कुराहट देख समीर ने कहा, ठीक है, चुप हो जाओ, बात करूंगा मैं। वहीं दूसरी तरफ आरोही आज फिर से ब्रेक टाइम में कॉलेज बंक कर बड़ी चालाकी से गार्ड को चकमा देकर रुद्र के फ्लैट पर आ गई। उसने डोर बेल बजाई तो कुछ देर बाद रुद्र ने डोर ओपन किया। वो उसके सामने शर्टलेस खड़ा हुआ था और उसने जैसे ही आरोही को अपने सामने देखा तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने आगे बढ़ जल्दी से आरोही को अपने सीने से लगा लिया। वहीं आरोही की तो सांसें थम गई जब उसकी उंगलियों ने रुद्र की शर्टलेस चेस्ट को छुआ। रुद्र ने आरोही को गले लगाए हुए ही उसके कान पर किस करते हुए कहा, आई मिस्ड यू बेबी। रुद्र ने इतना कहा ही था कि उसकी नज़र सामने से आते एक अंकल पर पड़ी जो उन दोनों को ही देख रहे थे। ये देख रुद्र को एहसास हुआ कि वे दोनों बाहर हैं। रुद्र ने आरोही से अलग हो उसे अपने साथ अंदर खींच डोर बंद किया और अगले ही पल पलटकर एक बार फिर से आरोही को अपनी बाहों में भरकर उसने उस पर अपने प्यार की बरसात कर दी। आरोही के छोटे से चेहरे को उसने अपने हाथों में लेकर कई बार उसके गालों को चूमा और फिर उसके सिर को, उसकी नाक को, यहाँ तक कि उसके चिन को चूम उसने अब आखिर में उसके होठों को अपने होठों से जोड़ दिया। वहीं रुद्र के होठों के स्पर्श ने आरोही की दिल की धड़कनों को हवा देते हुए उनकी स्पीड बढ़ा दी। रुद्र उसे अपनी बाहों में भरकर इतना पैशनेट होकर किस कर रहा था कि आरोही उसकी हाइट के बराबर आने के लिए अब अपने पैरों को उचका कर खड़ी हुई थी।
एक डीप किस के बाद जैसे ही रुद्र ने आरोही के होठों को आजाद किया तो आरोही बेजान सी होकर उसके सीने से लग गई और तेज तेज सांसें लेने लगी। तो रुद्र ने भी अपनी सांसों को काबू कर शरारत से पूछा, बस इतने में ही थक गई? आरोही उसकी बात समझी नहीं, पर उसकी बढ़ती हंसी को सुन उसे जल्दी ही अब सब समझ आया। तो आरोही ने उसके सीने से लगे हुए ही हल्के हाथ से उसके कंधे पर मारते हुए कहा, बहुत बुरे हैं आप। मैं यहाँ आपसे मिलने आई थी, पर आपने क्या किया? आरोही की बेकाबू हो चुकी सांसों का शोर सुन और उसके बोलने के ढंग पर रुद्र ने हंसते हुए कहा, अरे अरे, क्या किया मैंने तो बस तुम्हें बताया है कि कितना मिस किया तुम्हें। कुछ देर बाद आरोही अब रुद्र से अलग हो गई और उसने रूठते हुए कहा, मुझे नहीं जानना। ये कहते हुए वो अब फ्लैट में घूमते हुए देखने लगी कि सामान अच्छे से सेट हो गया था। वो किचन में आए तो देखा किचन भी अच्छे से सेट थी। हालांकि अभी किचन में ज्यादा सामान तो नहीं था, पर जो भी था वो सलीके से जमाया गया था। आरोही ने रुद्र की तरफ पलटकर उसको देखते हुए पूछा, ये सब आपने किया? रुद्र आरोही के पास आया और उसने कहा, हाँ मैंने, और सक्षम ने साथ ही उसकी दी ने भी हेल्प की थी। आरोही अब रुद्र के बेडरूम में आए, यहाँ भी सब कुछ सेट था ये देख वो खुश होकर मुड़ी कि तभी रुद्र ने उस पर और खुद पर बेडशीट डाल दोनों को उस बेडशीट में कैद कर लिया। आरोही ने उसकी इस हरकत पर हैरान होते हुए पूछा, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? रुद्र उसको परेशान होते देख हंसने लगा और उसने अगले ही पल आरोही को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, थोड़ा सा रोमांस। इतना कहकर रुद्र ने आरोही के करीब जा झुककर उसके निचले होंठ को अपने दांतों से पकड़ हल्का दबाया। तो आरोही ने कहा, छोड़िए, क्या कर रहे हैं और ये हटाइए इस बेडशीट को। आरोही बेडशीट में उलझी जा रही थी और रुद्र वो उस पर हंस रहा था और बल्कि उसे और खुद में समेटकर बाहर निकलने नहीं दे रहा था। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि हवा भी उनके बीच से ना निकल पाए। दोनों एक दूसरे की धड़कते दिलों को महसूस कर पा रहे थे। रुद्र ने आरोही के सॉफ्ट हाथों को अपने उंगलियों से छूकर अब उसकी और अपने हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाते हुए आंख बंद कर ली और वो आरोही पर एक बार फिर झुकने लगा। तो आरोही का दिल एक बार फिर जोरों से धड़कने लगा। रुद्र की करीबी से उसे अब पसीना आने लगा था। चेहरा शर्म से गर्म होकर लाल पड़ने लगा था, इसलिए उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। रुद्र जो कि आरोही को किस करने वाला था, पर उसके होठों ने आरोही के मुंह फेर लेने पर आरोही के होठों की जगह उसके गले को छू लिया। रुद्र की छुअन से आरोही की पकड़ रुद्र की उंगलियों पर कस गई। कितना अजीब सा खट्टा मीठा एहसास और एक गुदगुदी महसूस हो रही थी उसे। वहीं रुद्र, वो अब रुका नहीं, आरोही पर झुकते हुए ही वो उसके गले को ही बड़ी शिद्दत से चूमने लगा। गले को चूमते हुए अब वो उसकी कॉलर बोन तक आ गया। उसे वहां भी गहरा चुंबन दे वो अब और नीचे खिसकने लगा। तो आरोही ने हल्का सा कांपते हुए कहा, रुक जाइए। आरोही रुद्र की पकड़ में झटपटाते हुए अब उससे अपना हाथ छुड़ाने लगी कि रुद्र ने भी होश में आते ही उसके दोनों हाथों को छोड़ दिया। आरोही 2 कदम पीछे हटी, उसकी आंखें बंद थी और वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। तो रुद्र ने आरोही की हालत देख उसको परेशान करते हुए कहा, टेंशन मत लो, बेफिक्र रहो, आज हम पूरा दिन इसी बेडशीट के अंदर निकालेंगे। आरोही ने उसकी बात सुन अपनी आंखें खोल चिल्लाते हुए पूछा, क्या आप पागल हो गए हैं क्या? रुद्र ने आरोही को अपने पास खींच उसकी कुर्ती के अंदर हाथ डाल उसकी नाजुक पतली सी कमर को पकड़कर धीरे से मदहोशी में कहा, हाँ शायद। आरोही ने रुद्र की बात सुन उसका हाथ अपनी कमर से हटाते हुए कहा, क्यों परेशान कर रहे हैं? रुद्र ने हंसते हुए कहा, मजा आ रहा है बेबी। आरोही को आज उसका मूड कुछ ज्यादा ही अच्छा दिख रहा था। बेहद खुश था, आखिर होता भी क्यों ना, आज वो बेगुनाह जो साबित हो गया था। आरोही ने अब कुछ सोचते हुए कहा, प्लीज रुद्रांश, इसे हटाइए, मुझे बहुत भूख लगी है। आरोही की बात सुन रुद्र ने अब सच में बेडशीट हटाते हुए कहा, अच्छा तो पहले क्यों नहीं बोली? तो आरोही ने कहा, आपने मौका ही नहीं दिया, तब से बस किस पर किस दिए जा रहे हैं। रुद्र ने आरोही की बात को सुनकर कहा, हाँ तो क्या अपनी बीवी को अब किस भी नहीं कर सकता मैं? आरोही एक बार फिर शर्मा गई और वो चुपचाप रूम से बाहर जाने लगी कि तभी रुद्र ने उसके पास जा उससे कहा, छोड़ो ये सब, आओ तुम्हारे लिए कुछ बनाते हैं, बताओ क्या खाओगी? आरोही ने धीरे से कहा, जो आप बना दे। रुद्र ने उसका सिर चूमते हुए कहा, हाँ स्वीट, आओ। ये कहते हुए वो आरोही का हाथ पकड़ उसे किचन में ले जाने लगा था कि तभी डोर बेल बजी। रुद्र ने आरोही को एक नजर देखा और फिर डोर को। कौन आया था इस समय? रुद्र ये सब सोच थोड़ा चिढ़ गया कि एक बार फिर डोर बेल बजी। हाँ है वो मेरी गर्लफ्रेंड। डोर बेल की आवाज सुन रुद्र ने आरोही से कहा, रुको मैं जरा देखकर आता हूँ कौन है। आरोही ने किचन की तरफ जाते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। वहीं रुद्र ने अपना चेहरा साफ कर बाल ठीक करते हुए जाकर डोर ओपन किया तो डोर पर खड़ा सक्षम खुश होते हुए चिल्लाया, सरप्राइज। सक्षम के साथ खड़े बॉबी,
नित्या और शक्ति को देख रुद्र हैरान था, साथ ही उन सभी को देख उसके चेहरे पर गुस्सा छलक आया और उसने सक्षम को घूर कर देखा तो सक्षम के चेहरे पर छाई खुशी पल में हवा हो गई और उसने बड़ी मासूमियत से पूछा, क्या हुआ, तुझे सरप्राइज अच्छा नहीं लगा? हमारा बैंड, एक बार फिर हम सब साथ हैं। रुद्र ने सक्षम को देखते हुए गुस्से में कहा, क्या मैंने तुझे कहा था इन्हें यहाँ लाने को? और ये लोग कितने बेशर्म हैं, जब इन लोगों की जरूरत थी तो उस करिश्मा की गीदड़ धमकियों को सुनकर ही पीछा छुड़ा गए थे और अब यहाँ मुंह उठाए चले आए हैं। सक्षम ने रुद्र को भड़कते देख उसे शांत करवाते हुए कहा, तेरी बात बिल्कुल ठीक है यार, पर एक बार के लिए मेरी बात सुन ले और पहले तो अंदर चल, हम अंदर चलकर बात करेंगे। इस पर रुद्र ने गुस्से में सक्षम को आंख दिखाते हुए कहा, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, लेकर जा इन्हें यहाँ से। रुद्र को इस तरह से बात करते देख नित्या ने कहा, प्लीज रुद्र यार, एक बार हम सब की बात सुन लो, बस एक बार आखिरी मौका दे दो। जानते हैं हम सबसे बहुत बड़ी भूल हुई है, हमें तुम पर, सक्षम पर ट्रस्ट करना चाहिए था। नित्या की बात सुन रुद्र ने उसे जवाब देना चाहा पर सक्षम ने बीच में आते हुए कहा, रुको यार, यहाँ बाहर खड़े होकर ये सब बातें करना ठीक नहीं, और रुद्र तू भी प्लीज एक बार बात समझने की कोशिश कर, अंदर आने दे। सक्षम की बात सुन रुद्र का अब मन कर रहा था कि वो उसे पीटे, उसे कूट कूट कर अच्छे से उसकी चटनी बना दे। आरोही उसके साथ थी, ऐसे में इन लोगों का अंदर आना उसके लिए बहुत रिस्की था, पर अभी वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए उसने एक नज़र अंदर देखते हुए अब उन सबको अंदर आने का रास्ता दिया और खुद जल्दी से किचन में गया तो देखा आरोही वेजिटेबल्स काट रही थी। रुद्र ने आरोही का हाथ पकड़ अपनी तरफ घुमाते हुए उसे अपनी गोद में उठाया और किचन की विंडो से उसे बाहर की तरफ बने छोटे से स्टोव में खड़ा करते हुए धीरे से कहा, मेरे फ्रेंड्स आए हैं, तुम बाहर मत आना, यहीं रुको, मैं इन्हें 5 मिनट में रफा दफा करता हूँ। आरोही ने उसकी बात सुन उससे पूछा, ठीक है, पर मैं यहाँ क्यों? कितनी गंदी जगह है ये, मैं तो किचन में शांति से खाना बना सकती हूँ। इस पर उसकी थोड़ी तेज आवाज सुन रुद्र ने जल्दी से उसका मुंह अपने हाथ से बंद करते हुए उसकी हैरानी से फैली काजल से सनी आंखों में झांका तो वो एक पल को उसकी आंखों में खोसा गया, पर फिर होश में आते ही उसने कहा, शश, कुछ नहीं करोगी तुम, चुपचाप खड़ी रहो, समझी? आरोही ने बड़ी ही भोली सूरत बना हाँ में सिर हिलाया तो रुद्र तो जैसे उसकी सूरत देख घायल सा हो गया और उसने हाथ हटाते ही अगले ही पल झुककर आरोही के गाल को बाइट करते हुए कहा, बस अभी आया, फिर हम साथ में लंच बनाएंगे। ये कहते हुए वो वहां से चला गया। वहीं आरोही उसको जैसे एक और शौक लगा और वो अपने गाल पर हाथ रख किचन की डोर की तरफ देखती रह गई। इधर रुद्र अब बाहर निकल कर आया तो सक्षम ने उसे अपने साथ खींच लिया और उसे बालकनी की तरफ ले जाते हुए कहा, मुझे पता है कि तू इन लोगों से नाराज है, पर तू ये सोच, ये अपने आप वापस आए हैं और अभी हमें भी इनकी जरूरत है, क्योंकि हाल ही में नया बैंड बनाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अभी हमें हमारे बैंड की बहुत जरूरत है। अगर हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो ये सोच ले इस घर का रेंट कैसे पे करेगा, और ऐसा ही रहा तो कब तू अपनी बीवी घर लाएगा और क्या अपने पापा से कहेगा? वो भी छोड़, तेरी बात मान भी लूं तो क्या तू मुझे 2 दिन में हमारा न्यू बैंड बनाकर दे सकता है? सक्षम की बातें सुन रुद्र खामोश हो गया तो सक्षम ने उससे पूछा, क्या हुआ, अब जवाब दे। अंडस को कुछ देर बाद सक्षम और रुद्र बालकनी से वापस लिविंग हॉल में वापस आए तो सक्षम ने खुश होते हुए कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, राणा मान गया है। सक्षम की बात सुन बॉबी खुशी से उछल पड़ा और आगे बढ़कर उसने रुद्र के गले लगना चाहा तो रुद्र ने उसे खुद से दूर रहने का इशारा किया। वे सभी वहीं हॉल में बैठे और अब प्लान बनाने लगे कि कैसे कहाँ वो लोग प्रैक्टिस शुरू करेंगे। वहीं रुद्र का ध्यान इस समय सिर्फ किचन की तरफ था कि शक्ति ने उसे टोकते हुए पूछा, कोई है क्या किचन में? शक्ति की आवाज सुनते ही रुद्र चेप गया जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई, पर वो होश में आया तो उसने झट से मना करते हुए कहा, नहीं तो। शक्ति ने उसकी बात सुनकर अब उससे अगला सवाल पूछा, वैसे तुम्हें भी लिपस्टिक लगाने का शौक है, बताया नहीं तुमने कभी? शक्ति की बात सुन सब उन दोनों को देखने लगे तो सक्षम ने पूछा, क्या हुआ? शक्ति हल्का सा मुस्कुराई और उसने अपना हाथ बढ़ा रुद्र के निचले होठ के नीचे लगी लिपस्टिक को अपने हाथों से हटाते हुए कहा, ये हुआ, लगता है आजकल रुद्र को नया शौक चढ़ा है लड़कियों की लिपस्टिक लगाने का। शक्ति की बात सुन नित्या, सक्षम और बॉबी रुद्र को घूरने लगे तो रुद्र ने शक्ति पर भड़कते हुए कहा, क्या बकवास है, क्या तुम यहाँ ये सब डिस्कस करने आई हो? तुम बाज नहीं आओगी, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना। शक्ति ने रुद्र की बात सुन मासूम बनते हुए कहा, अरे मैंने ऐसा भी क्या कह डाला? रुद्र चिढ़कर अपनी जगह से उठ गया और उसने अगले ही पल कहा, जो भी बात होगी फोन पर या बाहर कहीं मिलकर कर लेंगे, अभी तुम सब जाओ। इस पर शक्ति ने कहा, हाँ क्यों नहीं, वैसे भी हमने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया है। वहीं इधर अब सक्षम को रुद्र की शक्ल देखकर ही समझ आ गया था कि आरोही यहाँ पर है और वो इन लोगों को गलत टाइम पर ले आया है। सब अपनी जगह से उठे तो शक्ति ने चिल्लाते हुए कहा,
ओके बाय रुद्र, एंड हाँ बाय बाय आरोही। शक्ति की बात सुन बॉबी ने उससे पूछा, आरोही कहाँ है आरोही, और कौन है ये आरोही? उसकी बात सुन शक्ति एक बार फिर मुस्कुराई और उसने कहा, रुद्र की न्यू गर्लफ्रेंड। क्यों रुद्र? शक्ति की बातें सुन रुद्र ने सक्षम को घूरा तो सक्षम ने शक्ति का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो यार बाद में आते हैं। तो रुद्र ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुको, बाद में आना जरूर पर शक्ति के बगैर। शक्ति अब हमारे बैंड में नहीं है। रुद्र की बात सुन शक्ति गुस्से से लाल हो गई और वो मुड़ी। उसने सक्षम से अपना हाथ छुड़ा, गुस्से में पूछा, तुम मुझे निकालोगे, वो भी सिर्फ उस कुछ दिन की अपनी गर्लफ्रेंड के लिए? शक्ति की बात सुन रुद्र जो अब तक शांत था वो गुस्से में शक्ति की तरफ बढ़ा तो सक्षम ने जल्दी से बीच में आते हुए कहा, ओए शांत मेरे यार, मैं ले जा रहा हूं ना इसे। रुद्र ने गुस्से में लगभग चिल्लाते हुए सक्षम से कहा, हाँ तो लेकर जा इसे, वरना मैं भूल जाऊंगा कि ये एक लड़की है। बॉबी और नित्या वो दोनों अब भी खामोश, कभी रुद्र कभी तो कभी सक्षम को घूर रहे थे। वहीं सक्षम ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और शक्ति को ले जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा कि तभी रुद्र ने शक्ति को रोक उसे अपनी तरफ घुमाकर गुस्से में उसे उसके कंधों से थामते हुए कहा, हाँ है वो मेरी गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड क्या, वो सब कुछ है मेरी। प्यार करता हूँ मैं उससे, करता हूँ और करता रहूंगा अपनी आखिरी सांस तक। क्या कर लोगी तुम? और अब अगर अपनी इस कड़वी जुबान से उसका नाम भी लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? अब निकलो यहाँ से। रुद्र ने शक्ति को दूर झटक दिया और खुद वो अब जल्दी से किचन की तरफ चला गया। सक्षम ने गुस्से में शक्ति को देखते हुए कहा था ना तुमसे कि रुद्र से दूर रहना, पर नहीं, तुम्हें तो सब खराब करना था। चलो अब। सक्षम उन सबको लेकर बाहर निकल गया। इधर रुद्र किचन में आया और विंडो से झुककर उस छोटे सी स्टोर नुमा सी छोटी सी जगह में आरोही को ढूंढता है तो वो एक कोने में वॉल से सटकर घबराई हुई खड़ी थी। रुद्र ने उसे देखते हुए पूछा, तुम वहां क्या कर रही हो? यहाँ आओ। रुद्र की आवाज सुन आरोही जैसे होश में आए और उसने रुद्र पर भड़कते हुए धीरे से कहा, बकवास बंद कीजिए अपनी, कितने बुरे हैं आप, मुझे यहाँ इस छिपकली और चूहे के बीच छोड़कर चले गए। रुद्र आरोही की बात सुन और झुका तो देखा आरोही के सामने वाली वॉल पर छिपकली थी और नीचे उसके पास एक चूहा था। ये देख रुद्र ने आरोही के चेहरे को देखा जो कि घबराहट की वजह से लाल पड़ चुका था। उसे आरोही को इस तरह देख हंसी आई पर उसने अपनी हंसी दबा ली और विंडो पकड़ जल्दी से उस छोटी सी जगह में कूद गया तो आवाज सुन चूहा आरोही के पैर पर चढ़कर भाग गया और आरोही वो तो इस सब में बड़ी जोर से चिल्लाई, ओ मम्मा, मेरा पैर। रुद्र उसकी रोनी सूरत और उसकी आवाज सुन खुद को रोक नहीं पाया और हंस दिया। हंसते हुए उसके पास पहुंच उसने आरोही को छोटे बच्चे की तरह अपनी गोद में उठा विंडो के पास ले जाकर किचन में अंदर भेज दिया। और अब जब खुद भी विंडो से किचन में आया तो देखा आरोही अपने बालों पर लगे कचड़े को हटाने में बिजी थी। उसने उसके पास जा उसका होलिया ठीक किया तो आरोही ने उसे गुस्से में दूर धकेलते हुए कहा, मैं जा रही हूँ। रुद्र ने आरोही को पकड़ते हुए पूछा, क्यों? आरोही ने गुस्से में कहा, आज आपके फ्रेंड्स आए तो आपने मुझे इस गंदी सी जगह में फेंक दिया, पता नहीं आगे मेरे साथ और क्या ही करने वाले हैं। छोड़िए मुझे, एक मैं ही बेवकूफ हूँ जो अपने मम्मा पापा को बेवकूफ बना यहाँ आपसे मिलने आती हूँ और आप ये करते हैं मेरे साथ। अपनी गंदी हो चुकी कुर्ती की तरफ इशारा करते हुए आरोही की आंखों में हल्की नमी बन आई और वो जाने को हुई तो रुद्र ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बेबी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे नहीं पता था कि ये जगह इतनी गंदी है, रोना बंद करो प्लीज। आरोही ने अपनी आंखों में भरे आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मुझे चूहे से बहुत डर लगता है और छिपकली से भी, फिर भी आपने मुझे ऐसी कबाड़ वाली जगह पर धकेल दिया। और ये विंडो इतनी ऊंची है कि मैं इस पर चढ़ ही नहीं पाई। मेरे बाल भी खराब हो गए और मेरे कपड़े भी, सब आपकी वजह से हुआ है, मुझे बात ही नहीं करनी आपसे। इतना कहते हुए आरोही से सिकते हुए अब एक बार फिर जाने लगी तो रुद्र जल्दी से उसके पीछे पीछे गया और उसने आरोही को पकड़कर अपनी गोद में उठाते हुए कहा, कहीं नहीं जा रही तुम? आरोही ने गुस्से में मना करते हुए कहा, नहीं, मैं अब एक पल भी आपके पास नहीं रुकूंगी, आप बहुत गंदे हैं, बहुत। रुद्र आरोही को इस तरह देख मुस्कुराने लगा। वो कितनी क्यूट लग रही थी इस समय, पर बहुत गुस्से में भी थी। रुद्र ने आरोही को मुस्कुराते देखकर कहा, क्या कहा? बहुत गंदा हूं मैं, पर गंदी तो अभी तुम दिख रही हो। ये कहते हुए रुद्र आरोही को देख हंसने लगा तो आरोही ने उसके चेस्ट पर अपने हाथों से मारते हुए कहा, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, सच में बहुत बुरे हैं आप, पता है आपके लिए सच संवर कर आई थी मैं और देखिए क्या हालत की है आपने मेरी। इतना कहकर वो रोई तो रुद्र उसकी बात सुनकर उसे देखते रह गया और अगले ही पल उसने आरोही को ले जाकर सोफे पर लिटा उसके ऊपर झुकते हुए पूछा, क्या कहा तुमने? रुद्र की बात सुन आरोही को होश आया कि वो क्या कह गई तो उसने जल्दी से बात बदलते हुए कहा, कुछ नहीं। तो रुद्र ने उसे छेड़ते हुए कहा, अरे अब बोल भी दो, कह दो ना कि ये इतना बन ठन के आई थी, वो सिर्फ मेरे लिए आई थी, है ना? आरोही ने मना करते हुए कहा, नहीं, और छोड़िए मुझे, मैं जा रही हूँ।
ये कहते हुए आरोही ने उठना चाहा, पर रुद्र ने आरोही को अपने नीचे घेरते हुए कहा, अच्छा जाकर दिखाओ, मैं भी देखूं कैसे जाती हूँ मुझसे बचकर। आरोही रुद्र को दूर धकेलने लगी, पर इतने भारी शरीर को धकेल पाना उसके लिए मुश्किल था। वहीं रुद्र वो तो उसकी नाकाम कोशिश पर हंसते हुए उसे और तंग कर रहा था। उसे बड़ा मजा आ रहा था आरोही को छेड़ने में। दोनों एक दूसरे में इस कदर खोए हुए थे कि उन्हें पता भी नहीं चला कि मेन डोर खुला था। रुद्र, एक जानी पहचानी आवाज सुन रुद्र हंसते हंसते रुक गया और उसने आरोही को छोड़ पलटकर डोर की तरफ देखा तो उसके होश फाख्ता हो गए। वहीं आरोही उसे शायद अभी हंसने चिल्लाने आवाज से डोर पर खड़े उस आदमी की आवाज सुनाई नहीं दी, इसलिए वो रुद्र पर चिल्लाई, बहुत हुआ अब, प्लीज हटो मेरे ऊपर से। आरोही की आवाज सुन रुद्र हड़बड़ा गया और जल्दी से उठने को हुआ था कि सोफे से नीचे फर्श पर जा गिरा। आरोही उसे गिरते देख चिल्लाई, रुद्रांश, और जैसे ही वो उठकर बैठी तो उसकी नजर भी सामने पड़ी और वो अपनी जगह। वो सिर्फ मेरी है। अपने सामने खड़े मयंक को देख रुद्र जल्दी से उठ खड़ा हुआ। वहीं आरोही वो तो जैसे डर से अंदर तक कांप गई। सामने डोर पर खड़े मयंक और आयु अब अंदर आए तो मयंक ने आरोही को एक नजर देख गुस्से में रुद्र से पूछा, ये एंजल तुम्हारे साथ यहाँ क्या कर रही है? मयंक को देखकर ही रुद्र घबरा गया था, इसलिए उसने हड़बड़ा कर न जाने क्या सोचते हुए कहा, वो चाचू, ये मेरी हेल्प करने आई थी। रुद्र की बात सुन मयंक ने रुद्र को घूर अब गुस्से में उस पर नाराज होते हुए पूछा, सच में क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? ये हेल्प करने आई थी? क्या हेल्प करने आई थी? हाँ बोलो। मयंक की तेज आवाज सुन आरोही अब बहुत ज्यादा डर गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई और उसने अपना सिर झुका लिया। तो आरोही को देख मयंक ने उसे डांटते हुए कहा, अब तुम क्यों रो रही हो? इस टाइम कॉलेज में होती हो ना तुम, तो यहाँ क्या कर रही हो? ये कहते हुए मयंक ने अपनी वॉच देखी तो आरोही कुछ बोलने की बजाय और सिसकी भरते हुए रोने लगी। इस तरह की सिचुएशन उसने कभी फेस नहीं की थी। डर के मारे उसकी हालत खराब हो रही थी कि मयंक अंकल अब ये बात उसके पापा को बताएंगे कि वो कॉलेज बंक कर यहाँ रुद्र से मिलने आई थी। ना जाने उन्हें कैसा लगेगा, वो क्या सोचेंगे उसके बारे में। ये सब सोच आरोही रोने लगी। इधर मयंक ने आरोही को देख रुद्र से कहा, मुझे अकेले में बात करनी है। रुद्र ने हाँ में सिर हिलाया और मयंक को अपने रूम में अपने साथ लेकर गया तो मयंक अंदर जाते ही जैसे उस पर फट पड़ा। मयंक ने गुस्से में रुद्र पर भड़कते हुए कहा, ये कर रहे हो तुम हम सब से दूर रहकर? तुम होश में हो रुद्र? क्या कर रहे थे एंजल के साथ या क्या करना चाह रहे हो? बोलो। रुद्र अपना सिर झुकाए हुए खड़ा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या और कैसे मयंक को सब कुछ बताए। तभी मयंक ने उस पर भड़कते हुए आगे कहा, कभी नहीं सोचा था मैंने कि तुम ऐसा कुछ करोगे। वो बच्ची है पर तुम तो समझदार हो। उसे यहाँ इस तरह अकेले क्यों लेकर आए? और हाँ, झूठ बोलने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना, सब देख चुका हूँ मैं। मयंक की बात सुन रुद्र हैरान हो अपने चाचू को देखने लगा और उसने अगले ही पल उन्हें सच्चाई बताते हुए कहा, चाचू, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा था, न ही मैंने कुछ गलत किया है। वो मेरी लीगल वाइफ है। ये कहते हुए रुद्र के चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही थी। उसे कहे शब्द मयंक को अभी भी जैसे समझ नहीं आए थे, इसलिए उसने रुद्र से पूछा, क्या कहा तुमने? रुद्र ने सीरियस दिखते हुए ही कहा, सच कह रहा हूँ चाचू, आरोही मेरी बीवी है। वो भी तब से जब किसी को पता भी नहीं था कि आरोही ही आदित्य अंकल की बेटी आशी है। मयंक रुद्र का जवाब सुन शॉक था। उसने गुस्से में रुद्र से कहा, होश में हो तुम? क्या कह रही हो इसका एहसास है? रुद्र ने सिर हिलाते हुए कहा, जी मैं होश में हूँ और एहसास भी है कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये कहते हुए रुद्र ने अब मयंक को बताना शुरू किया कि किस तरह आरोही और उसकी शादी हुई। पूरी बात सुन मयंक ने रुद्र पर भड़कते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था रुद्र। ऐसे कोई भी अनजान लड़की आकर तुमसे जिद करेगी तो क्या शादी कर लोगे? शादी कोई खेल या मजाक है? और वो भी इतनी कम उम्र की लड़की से शादी की तुमने। तुम्हें लगता है उस 19-20 साल की लड़की को शादी का मतलब भी ठीक से पता होगा? तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हो? रुद्र ने मयंक की बात सुन अपना सिर झुका धीरे से कहा, मानता हूं कि मैंने गलत डिसीजन लिया, पर चाचू, आई डोंट नो क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसे क्या एहसास उस टाइम मेरे अंदर जागे कि मैं उसे रोते हुए नहीं देख पा रहा था, और ना जाने क्या सोच मैंने आरोही से शादी कर ली। मयंक सिर हिलाते हुए वहीं बेड पर बैठ गया और उसने रुद्र से कहा, रुद्र तुमने ये बहुत गलत किया और उससे भी ज्यादा गलत अब कर रहे हो ये शादी सबसे छुपा कर। भाई बहुत नाराज होंगे। रुद्र ने जल्दी से अपने घुटनों पर नीचे फर्श पर मयंक के पास बैठते हुए कहा, नहीं चाचू, मैं जल्दी ही सबको हमारी शादी के बारे में खुद बताऊंगा, पर उससे पहले मैं कुछ बनना चाहता हूं क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि पहले जो हालात थे वो अब बदल चुके हैं। आरोही अब सिर्फ मेरी बीवी ही नहीं, मिस्टर मित्तल की बेटी भी है और आदित्य अंकल अभी जो मेरी कंडीशन है, ऐसे में वो कभी मुझे और आरोही को साथ नहीं होने देंगे। मयंक ने रुद्र की बात सुन गुरूर से कहा, ऐसे कैसे नहीं होने देंगे?
बीवी है तुम्हारी, हम बड़े बात करेंगे। और क्या नहीं है तुम्हारे पास? अच्छे खासे दिखते हो, एक अच्छी फैमिली से हो, पर एक अच्छी जॉब या एक सिक्योर फ्यूचर नहीं है मेरे पास। चाचू, मैं खुद अपने दम पर कुछ बनना चाहता हूँ। जानता हूँ आप यहाँ मुझे लेने आए हैं, पर मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ। इतना कहकर रुद्र अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने मुंह फेरते हुए मयंक से कहा, मैं खुद को साबित करना चाहता हूँ चाचू, और उस घर में मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगा। आप तो मुझे समझे प्लीज। मुझे नहीं करनी जॉब, मुझे नहीं संभालना वो हमारा फैमिली रेस्टोरेंट। मेरी मंजिल कुछ और है। रुद्र की बातें उसकी सोच से हैरान मयंक ने उठकर उसके पास जा उसे एक बार फिर समझाने की कोशिश की, पर रुद्र जैसे कुछ ठान चुका था। मयंक ने रुद्र की बातें सुन अब उसको देखते हुए पूछा, खुश हो इस शादी में आरोही को? रुद्र ने मयंक की बात बीच में काटते हुए कहा, बहुत प्यार करता हूँ और बहुत खुश हूँ इस शादी से। वो अभी तक मुझे मिली नहीं है चाचू, मगर मैं उसे पाकर रहूंगा। वो सिर्फ मेरी है, उसके सिवाय अब कोई और नहीं चाहिए। मयंक लाजवाब हो चुका था रुद्र के कई शब्दों को सुन। उसने कुछ कहने के लिए अपने होठों को खोला ही था, पर वो चुप रह गया। रुद्र की कई बातों में उसे कहीं से भी कुछ झूठ लगा ही नहीं, वो सीरियस था। वहीं बाहर लिविंग हॉल में आयु ने आरोही के पास जाते हुए कहा, प्लीज भाभी रोना बंद करे, डरे नहीं। आयु के मुंह से अपने लिए भाभी शब्द सुन आरोही ने हैरान हो अपना सिर उठा उसे देखा तो आयु धीरे से मुस्कुराया और उसने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, इतना शौक होकर मत देखिए। माना शक्ल से भोलू दिखता हूँ, पर इतना भी भोलू नहीं हूँ मैं। मुझे शुरू से ही भाई और आपके बारे में सब पता था, शादी वाली बात भी। आपकी और भाई की शादी की फोटो देखी थी मैंने उनके फोन में। आरोही ने उसकी बात सुन अपने आंसू पोंछ धीरे से पूछा, पर अब क्या होगा? अंकल बहुत गुस्सा कर रहे हैं। आयु ने आरोही को शांत करते हुए कहा, सब कुछ ठीक होगा, आप टेंशन मत लीजिए। आरोही ने आयु की बात सुनकर कहा, आप बड़े हैं, प्लीज मुझे आप मत कहिए। आयु मुस्कुराया और उसने कहा, पर अब रिश्ता बदल चुका है। रिश्ते में आप बड़ी हैं, क्योंकि भाई मुझसे 7 साल बड़े हैं, तो हुई ना आप बड़ी, और हुआ ना मैं आपका देवर। आयु ने आरोही को बताते हुए कहा, वैसे हम दोनों में इतना भी कोई डिफरेंस नहीं है। मैं बस आपसे 6 या 7 महीने ही बड़ा हूँ, 20 साल का हूँ, जल्दी ही 21 का हो जाऊंगा। इस पर आरोही ने कहा, अच्छा, वैसे पहले मुझे तो ना ही अपना करेक्ट बर्थडे डेट मालूम था और ना ही उम्र, बट पापा ने बताया 3 महीने पहले ही मैं 20 की हो गई हूँ। सच तो ये था कि आरोही को अब जाकर आदित्य से पता चला था उसकी असली बर्थडे डेट क्या थी, जिससे उसे ये भी पता चला कि जिस दिन आरोही और रुद्र की शादी हुई थी उस दिन ही उसका बर्थडे था। आयु से बातें करते हुए आरोही ने कब रोना बंद किया उसे पता ही नहीं चला कि तभी रुद्र और मयंक दोनों रूम से बाहर निकल कर आए तो मयंक को देख आरोही एक बार फिर झेप गई और जल्दी से अपनी जगह पर खड़ी हुई तो मयंक ने उसके पास आते हुए कहा, नीचे कार में वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ, तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। इतना कहकर मयंक चुपचाप वहां से आयु के साथ चला गया तो आरोही ने एक नजर रुद्र को देखा जो धीरे से चलकर उसके पास आया और उसने आरोही के चेहरे को अपने हाथों में ले उसके सिर को चूमते हुए कहा, जाओ, हम फोन पर बात करेंगे। आरोही ने कंफ्यूज होते हुए उससे पूछा, क्या हुआ, क्या बोला उन्होंने? रुद्र ने आरोही को समझाते हुए कहा, मैंने कहा ना कि हम फोन पर बात करेंगे, अभी जाओ, चाचू तुम्हारा वेट कर रहे हैं। आरोही ने उसकी बात सुन हाँ में सिर हिलाया और अब बेडरूम में जाकर अपना बैग उठा लाई। उसने एक बार मुड़कर फिर से रुद्र को देखा तो वो मुस्कुरा रहा था। ये देख आरोही के चेहरे पर भी एक छोटी सी मुस्कान खिल उठी और उसने जाते जाते उसे अपना हाथ हिलाकर बाय किया तो रुद्र ने मुस्कुरा कर उसे बाय किया और अब वो चुपचाप वहां से चली गई। उसके जाते ही रुद्र ने अपना चेहरा दूसरी तरफ झुका, अपनी आंखों आई नमी को साफ कर लिया और तेज कदमों से आगे बढ़कर डोर बंद कर दिया। इधर आरोही उसके दिल में ना जाने क्यों एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी और वो सीढ़ियों पर रुक गई। कुछ सोचकर वो मुड़ी और अब जल्दी से वापस हो पाए तो देखा रुद्र ने डोर बंद कर लिया था। उसने डोर पर हाथ रख दिया पर फिर ना जाने क्या आया कि वो उससे बिना मिले ही नीचे चली आई। अंडस को कार में पिछली सीट पर बैठी हुई आरोही को अभी भी थोड़ी घबराहट महसूस हो रही थी कि तभी एक जगह कार रोकने पर आयु कार से निकलकर बाहर चला गया और वो वापस आया ही नहीं क्योंकि मयंक ने कार स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी थी। आरोही अब इस सब से वाकई बहुत घबरा गई थी कि तभी मयंक ने आरोही से पूछा, प्यार करती हो रुद्र से? रुद्र पसंद है तुम्हें? मयंक की बात सुन आरोही सुन्न पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मयंक से क्या बोले। पहली बात तो वो उसके लिए अनजान ही था, वो बस अपनी फैमिली की वजह से उन सबको जानती थी, वो भी सिर्फ नाम से, इसलिए उससे बात करना आरोही को थोड़ा डरा रहा था। और दूसरी बात, प्यार, इसका तो जवाब अभी उसके पास भी नहीं था क्योंकि उसे अभी भी नहीं पता कि प्यार कैसे होता है। क्या रुद्र की परवाह करना वो प्यार है, या उसके पास आने पर उसके छूने पर जो एहसास होता है वो प्यार है, या उसके साथ होने पर जो फीलिंग्स उसके दिल में आती हैं वो प्यार है, या ये सब बस इसलिए है कि वो उसका हस्बैंड है।
दिमाग में चल रहे ख्यालों में उलझी आरोही जब कोई जवाब नहीं दे पाई तो मयंक ने कहा, रुद्र करने लगा है। आरोही उसकी बात सुन होश में आई और उसने अपनी पलकें उठाई तो उसकी नजरें मिरर के थ्रू मयंक से जा मिली तो आरोही ने झट से अपनी नजरें फेर लीं। मयंक ने सामने देखते हुए कहा, बहुत प्यार करने लगा है तुमसे, तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी के सुनहरे सपने देखने लगा है, पर सपने सच करने के लिए मेहनत करना भी उतनी ही जरूरी है। जो हुआ शायद ये तुम दोनों की किस्मत थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन तुम दोनों को लेकर क्या कहने वाला है या क्या सोचने वाला है, बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे रुद्र के साथ हो कि नहीं। मुझे वो बहुत प्यारा है और उसे तुम, इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या तुम वाकई इस शादी को मानती हो, क्योंकि वो मानता है, बहुत चाहने लगा है तुम्हें और शायद अब तुम्हारे लिए ही खुद से कुछ बनना चाहता है। तो अगर तुम उसे प्यार करती हो और चाहती हो कि तुम दोनों साथ हो तो उसका साथ दो। मयंक बहुत स्लो कार ड्राइव कर रहा था, ऐसे में उसने अब आगे अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, उससे मिलना जुलना बंद कर दो। मयंक की बात सुन आरोही ने नासमझी में अपने चेहरे को ऊपर उठा मयंक को देखा तो मयंक ने कहा, हैरान हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? सच कह रहा हूँ, जब तक उसे तुमसे जुदा रहने पर वो तड़प नहीं उठेगी वो शायद तब तक अपना पूरा 100% दे ही नहीं पाएगा। उसे तुम अपने काबिल बनने दो, उसे तुम्हें पाने के लिए मेहनत करने दो। सच्चे प्यार का मतलब अगर समझा जाए तो बहुत गहरा होता है। प्यार का मतलब प्रयास और समर्पण होता है, मगर अभी तुम बच्चों को समझ नहीं आएगा, क्योंकि अभी इस प्यार रूपी कश्ती में नए नए सवार हुए हो। प्यार करना आसान है, पर प्यार का मिलना कठिन है। ये कहते हुए मयंक ने अब कार रोकी तो आरोही ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए देखा मित्तल मेंशन की बजाय वो अपने कॉलेज के बाहर थी। मयंक ने हैरान आरोही को देखते हुए कहा, और हाँ, नेक्स्ट टाइम से कॉलेज बंक किया तो इस बार तो चुप हूँ, मगर अगली बार तुम्हारे डैड से शिकायत जरूर करूंगा। जितना रुद्र का सेल्फ डिपेंडेंट होना जरूरी है उतना तुम्हारा भी है, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दो। आरोही ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और बस कार से निकल गई। मयंक ने उसे बाय कहा और वो अब वहां से चला गया तो आरोही ने ठीक से सांस लेते हुए अपना बैग खोल पानी की बोतल निकालकर पानी पिया। वो इधर उधर देखते हुए अब जल्दी से कॉलेज के अंदर भागी। अभी कुछ कदम चली ही थी कि बीच कैंपस में सामने से आते अपने पापा यानी आदित्य और उसके साथ गार्ड्स को देख आरोही अपनी जगह पर जड़ हो गई। कितना बुरा दिन था आज का, अब और क्या क्या झेलना बाकी रह गया था, ये सब सोच उसके होश उड़ चुके थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, आगे बढ़े या कहीं छुप जाए, पर कहाँ वो अभी इतना कुछ सोच ही रही थी कि आदित्य की नज़र उस पर पड़ी। आदित्य चलते हुए रुक गया तो ये देख आरोही की डर के मारे इतनी हालत खराब हो गई कि उसे उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपन तक महसूस हो गई। अंडस को वही सिंगापुर में शुभित ईशू को डॉक्टर से मिलाने के बाद ना जाने अब ये कौन सी जगह लेकर आया था। दोनों खामोश थे, रात का समय होने को था, ऐसे में मौसम में कुछ ठंडक आ गई थी जिसके चलते ईशू ने अपने हाथों से खुद को समेटकर छुपाना चाहा तो शुभित ने उसे देखते हुए धीरे से पूछा, ठंड लग रही है? ईशू ने ना में सिर हिला दिया और वो आगे बढ़ गई। सच तो ये था कि इतना कुछ होने के बाद अब उसका मन ही नहीं था कि वो शुभित से बात भी करे, वो बस जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहती थी। शुभित से दूर रहने के चक्कर में ना जाने वो कितना आगे आ गई उसे पता ही नहीं चला, पर फिर वो रुक गई क्योंकि इस जगह पर उन दोनों के सिवाय कोई था ही नहीं, इसलिए उसने शुभित के लिए अब पीछे मुड़कर देखा तो वो अपने सामने का नजारा देख हैरान हो गई। जान काम डाउन। शुभित को घेर कर खड़े उन 6-7 आदमियों को देख ईशू थोड़ी हैरान थी। वो इस समय सिंगापुर के एक बहुत ही लग्जरियस होटल के टेरेस पर थे। जब वो शुभित के साथ आई थी तो यहाँ पर कोई भी नहीं था, पूरा टेरेस खाली था, पर अब इतने लोगों को देख उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग कौन थे। वो अभी इतना सोच ही रही थी कि अचानक से उन आदमियों ने शुभित के साथ मारपीट शुरू कर दी। ईशू इस सब से हैरान हो गई और जैसे ही शुभित की आवाज उसके कानों में पड़ी तो वो होश में आई और जल्दी से शुभित की तरफ भागी तो शुभित ने ईशू से चिल्लाते हुए कहा, ईशू तुम जाओ यहाँ से। शुभित की बात सुन ईशू ने जल्दी से ना में सिर हिलाया और वो शुभित को बचाने के लिए आगे बढ़ी थी कि एक आदमी ने ईशू को दूर धकेल शुभित के मुंह पर बड़ी जोर से एक पंच मारा तो ये देख ईशू ने डर के मारे अपने मुंह पर अपने दोनों हाथ रख लिए। वे आदमी शुभित को घेरकर अब उसे बड़ी बेरहमी से पीटने लगे तो ईशू ने एक बार फिर शुभित को बचाने की कोशिश की तो इस बार फिर से उस आदमी ने ईशू को पकड़कर दूर फेंक दिया। उस आदमी ने ईशू को वार्न करते हुए गुस्से में कहा, स्टे अवे। ईशू को उसकी राइट हैंड की एल्बो पर चोट लग चुकी थी, पर शुभित को मार खाते देख वो बहुत घबरा गई। डर के मारे उसके आंखों से आंसू बहने लगे। वो उसे इन लोगों से नहीं बचा सकती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग कौन थे और क्यों वो शुभित को पीट रहे थे, पर कुछ सोच वो जल्दी से टेरेस के एंट्रेंस गेट की तरफ भागी ताकि वो शुभित की मदद के लिए किसी को बुला सके, पर गेट लॉक था। ये देख ईशू रोते हुए वापस मुड़ी तो देखा उन आदमियों ने शुभित की इतनी बुरी हालत कर दी थी कि वो लगभग बेहोश हो गया था। ईशू का दिल डर से कचोट गया। वो रोते हुए वापस उन लोगों के पास आई और शुभित को छोड़ने के लिए उन लोगों के सामने हाथ जोड़ने लगी।
उनके पैर पकड़ने लगी तो उसे लात मारकर दूर धकेल दिया गया और उन आदमियों ने अब बेहोश शुभित को उठाकर ले जाकर टेरेस से नीचे फेंकने के लिए शुभित को उल्टा पकड़ लिया। शुभित को सिर के बल 2 आदमियों ने टेरेस से नीचे लटकाया तो उनके पास खड़े एक आदमी ने हंसते हुए ऊंची आवाज में अपने साथी से कहा, व्हाट आर यू डूइंग मैन, लीव हिम। उस आदमी की आवाज जैसे ही कुछ दूरी पर फर्श पर पड़ी ईशू के कानों में पड़ी तो डर से अंदर तक कांप गई। उसकी नज़र शुभित को पकड़े हुए उन 2 आदमियों पर पड़ी जिनकी पकड़ शुभित पर से ढीली पड़ने लगी थी तो ईशू ने बड़ी जोर से अपना सिर न में हिलाया और गिरते पड़ते उठकर वो बड़ी जोर से चीखी, नो प्लीज नो। ईशू भागते हुए उन आदमियों तक पहुंच पाती उससे पहले उन्होंने शुभित को उस ऊंची बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया। अपनी आंखों से देखे इस भयानक नज़ारे से ईशू एक बार फिर चिल्लाई, चीकू। पर इतनी देर हो चुकी थी कि वो कुछ नहीं कर पाई और उसके सामने ही उन आदमियों ने शुभित को नीचे फेंक दिया। वो शौक लगने के कारण उन आदमियों से कुछ इंच की दूरी पर ही खड़ी रह गई। उनके तेज तेज हंसने की आवाजें ईशू के कानों में पड़ी पर उसे जैसे महसूस ही नहीं हुआ क्योंकि वो होश खोने लगी और कुछ पल में ही बदहवास सी बड़ी जोर से फर्श पर जा गिरी। अंधस को वहीं मुंबई में अपने नजदीक और नजदीक आते आदित्य से आरोही की सांसें अब लगभग थम चुकी थी। कैंपस में इस समय स्टूडेंट्स की भीड़ भी जमा होने लगी थी क्योंकि शाम का समय था, कॉलेज का टाइम खत्म हो चुका था। पर आरोही ने आसपास देखने के लिए भी अपना सिर नहीं हिलाया और तभी आदित्य आरोही के सामने आ खड़ा हुआ। उसने आरोही के चेहरे को अपने हाथों में भर बड़े ही नरमी से पूछा, कहाँ गई थी बच्चा, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। हैरान परेशान सी आरोही अपने पापा के इतने प्यार से बात करने पर भी अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाल पाई कि तभी आदित्य ने एक बार फिर कहा, छोड़ो घर पर बात करेंगे, चलो चलते हैं, कार में तुम्हारी मम्मा तुम्हारा वेट कर रही हैं। आरोही ने आदित्य की बात सुन धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया तो आदित्य उसे अपने साथ लेकर जाने लगा। वहीं आरोही के कुछ क्लासमेट जो कि क्लासेस खत्म होने पर अब कॉलेज से निकल रहे थे वो आरोही को आदित्य के साथ इतने गार्ड्स के बीचों बीच चलते देख चलते चलते रुक गए। वे सब आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। वे सभी इस बात से शौक थे कि आरोही आदित्य मित्तल को कैसे जानती है। एक लड़के जिशान ने अपनी दोस्त टीना से पूछा, यार ये आरोही ही है ना। टीना ने खुद शौक होते हुए कहा, हाँ, पर ये मिस्टर मित्तल के साथ कहाँ जा रही है और सबसे बड़ी बात ये उन्हें कैसे जानती है। इस पर उनके पीछे पीछे आती सोनल ने कहा, वो ऐसे कि आरोही मिस्टर मित्तल की बेटी है। सोनल की बात सुन सभी ने सोनल की तरफ देखा और एक लड़की ने सोनल से कहा, क्या बकवास कर रही हो, अभी कुछ दिन पहले इस आरोही के पास फीस तक भरने के पैसे नहीं थे, तब मिस्टर मित्तल कहाँ थे। उस लड़की की बात सुन टीना ने कहा, हाँ वही तो। जिशान ने सोनल से कहा, क्या यार सोनल, तुझे बेवकूफ बनाने के लिए हम ही मिले थे क्या। इस पर सोनल ने अपना सिर पीटते हुए कहा, ओह गॉड, बिना प्रूफ के आजकल सच कोई मानता ही कहाँ है। सुनो, तुम लोग इंस्टा तो यूज करते ही हो ना, तो वहां पर मिस्टर मित्तल की प्रोफाइल में जाकर चेक कर लेना, तुम लोगों को सारे जवाब मिल जाएंगे। सोनल की बात सुन उन लोगों ने हैरान होकर जल्दी से पूछा, क्या सच में मिस्टर मित्तल का इंस्टा अकाउंट है। सोनल ने वहां से जाते हुए कहा, हाँ, आदित्य ने कई सालों से सोशल साइट से दूरी बना ली थी पर एक बार फिर उसने शुभी और आरोही के उसके वापस आने के बाद लोगों उनके बारे में जानकारी देने के लिए सोशल मीडिया का ही यूज किया था, जिससे उसके कई लोग हैरान थे। कईयों के मन में ये सवाल भी उठ रहे थे कि क्या है ये सब, सालों पहले मरी हुई बीवी और बच्ची इतने सालों बाद वापस आ गई कैसे। पर आदित्य अभी तक खामोश था, उसने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। पर जल्दी ही वो एक शानदार पार्टी के जरिए शुभी और आरोही को दुनिया के सामने लाने वाला था और लोगों के सभी सवालों के जवाब भी देने वाला था। आरोही आदित्य के साथ कार में जाकर बैठी तो देखा आदित्य के बगल वाली सीट पर उसकी मम्मा बैठी हुई थी और आदित्य वो आज खुद ड्राइव कर रहा था। आदित्य ने कार स्टार्ट की तो शुभी ने खुश होते हुए पीछे मुड़कर आरोही से पूछा, कैसा लगा सरप्राइज। आरोही ने एक नजर आदित्य को देख डरते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूँ। इस पर आदित्य ने पूछा, सच। तो आरोही झेप गई। आदित्य ने अब आरोही से ध्यान हटा शुभी को देखते हुए कहा, वैसे जान, एक सरप्राइज तुम्हारे लिए भी है। शुभी ने खुश होते हुए पूछा, क्या। तो आदित्य ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कार ड्राइव करते हुए कहा, हम आज सुबह ही चीकू से बात हुई मेरी, वो कल वापस आ रहा है। आदित्य की बात सुन शुभी की आंखें खुशी से भर आईं और उसने धीरे से कहा, वो तो मुझे देखकर शौक हो जाएगा। आदित्य ने शुभी की बात को पूरा किया तो शुभी ने खुशी से अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े थे। ये देख आदित्य ने अपने एक हाथ से शुभी को अपनी बाहों में खींच लिया। वहीं पीछे बैठी आरोही भी सब कुछ भूल अपने मम्मा पापा को देख मुस्कुरा दी। अंडस को सिंगापुर में ईशू की आंख खुली तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त कहाँ है, पर जैसे ही उसे पूरी तरह होश आया तो वो हड़बड़ा कर उठ गई। वो अपने होटल स्वीट में ही थी। ये देख वो बेड से उठकर चिल्लाई, चीकू चीकू।
वो चिल्लाते हुए ही रूम से बाहर निकल कर आए तो शुभित को सही सलामत लिविंग हॉल में अपने सामने देख उसके डरे हुए चेहरे पर मुस्कुराहट खिलने लगी और वो बड़ी ही फुर्ती के साथ शुभित की तरफ भागती हुई आई। वो सीधा शुभित के गले जा लगी और उसने रोते हुए शुभित से कहा, चीकू, तुम ठीक हो? तुम बिल्कुल ठीक हो? उसने रोते हुए ही शुभित के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, वो लोग, उन लोगों ने तुम्हें? शुभित ने ईशू को शांत करते हुए अपने गले से लगाकर कहा, जान काम डाउन, रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो। पर ईशू को अभी जैसे कोई होश ही नहीं था, यहाँ तक उसे ये तक होश नहीं था कि वो बोल रही है। वो अपने मुंह से आज अपने चीकू का नाम ले रही है। उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ शुभित पर था। वो शुभित से अलग होकर उसके चेहरे को बार बार छू कर देख रही थी, जहाँ कुछ देर पहले उसने खून बहते देखा था, पर अब तो कोई चोट का निशान तक नहीं था। उसके कंधों को छू रही थी। वहीं सामने खड़े डॉक्टर ईशू को देख मुस्कुरा रहे थे। उसके चेहरे पर बेचैनी देख वो साफ महसूस कर रहे थे कि वो शुभित को लेकर कितनी घबराई हुई है, कितनी परवाह है उसे उसकी। शुभित के लिए उसका प्यार साफ उसके चेहरे पर दिखाई पड़ रहा था। शुभित ने अब ईशू को शांत करने के लिए एक बार फिर अपने गले से लगाकर कहा, ईशू, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे, वो सब बस एक ड्रामा था, कुछ नहीं हुआ है, देखो। शुभित की बात सुन ईशू शांत हो गई। वो शुभित से दूर हो उसे हैरानी से घूरने लगी तो शुभित ने खुश होते हुए कहा, हाँ, सब एक ड्रामा था, और देखो उस ड्रामा का असर। शुभित ने अपनी बात कहना जारी रखी थी कि तभी ईशू ने खींचकर शुभित के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। ऐसा कोई करता है क्या? सिचुएशन को देख डॉक्टर ने शुभित से कहा, आई शुड लीव नाउ, सी यू लेटर मिस्टर मित्तल। डॉक्टर की बात सुन शुभित ने ईशू को घूरते हुए अपना सिर हिलाया तो डॉक्टर अब वहां से चले गए। वहीं ईशू को भी होश आया कि वो गुस्से में क्या कर बैठी, और सबसे ज्यादा हैरानी तो उसे इस बात की हुई कि वो बोली। उसने अपना सिर उठाकर शुभित को देखा तो वो उसे ही देख रहा था। इधर उधर देख ईशू ने अपने गले पर हाथ रख लिया। बोलना चाह रही थी पर डर रही थी। ये देख शुभित ने उसके थोड़ा और करीब होते हुए उसके गले से हाथ हटा, उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर उससे कहा, बोलो, बोलो, क्या बोलना चाहती हो? ईशू ने शुभित को देख धीरे से कहा, ऐसा कोई करता है क्या? कुछ हो जाता तुम्हें तो मैं क्या करती? ये सब कहते हुए ईशू की आंखें भर आईं। वो सच में बहुत ज्यादा डर गई थी। शुभित ने अगले ही पल ईशू को अपनी बाहों में भर लिया तो उसने अपने भरे गले से कहा, तुम पागल हो? शुभित ने ईशू की बात सुन उसका सिर सहलाते हुए कहा, कुछ नहीं होता मुझे, सब कुछ एक सोचे समझे प्लान के साथ किया था मैंने, सारे सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करते हुए। बहुत दिनों से स्काई डाइविंग नहीं की थी तो वो भी कर ली। ये कहते हुए वो हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसने ईशू के सिर को चूमते हुए आगे कहा, डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें शॉक ट्रीटमेंट देने की जरूरत है, क्योंकि शॉक की वजह से तुमने अपने बोलने की शक्ति खोई थी। ऐसे में डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम्हें एक बार फिर वैसा ही कोई शॉक दिया जाए तो तुम्हारे ठीक होने के चांसेस थे, इसलिए मुझे ये स्टेप लेना पड़ा। ईशू ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ये गलत था, कितना रिस्की था ये सब। शुभित ने ईशू को अपने सामने करते हुए कहा, तो क्या करता, छोटे मोटे तरीकों से तुम पर कोई असर ही नहीं हुआ। ईशू ने शुभित की बात सुन नासमझी में पूछा, क्या मतलब? शुभित ईशू को देखने लगा पर फिर उसने कहा, तुम्हें यहाँ आकर इतना परेशान किया, हट किया अपने बिहेवियर से, तुम्हें बहुत रुलाया ये सोचकर कि शायद तुम गलत होते देख गलत को रोकने के लिए आवाज उठाओ, बट नहीं, तुम तो बहुत महान हो। रोती रही पर एक बार उफ तक नहीं की। शुभित की कई बातों से ईशू को अब जाकर समझ आया कि वो यहाँ सिंगापुर आकर इतना बदल कैसे गया था। उसने ये सब कुछ उसके लिए किया ताकि वो बोल सके, और आज तो शुभित ने उसके लिए कितना बड़ा खतरा मोल लिया, और एक वो थी जो उसे कितना गलत समझ बैठी थी। सब कुछ सोच एक बार फिर ईशू की आंखें भर आई थीं और वो झट से शुभित के गले लग रोते हुए बोली, तो वो तुम्हारा गुस्सा करना, तुम्हारा रूड बिहेवियर, सब झूठ था। शुभित ने ईशू को अपनी बाहों में भर उसके सिर को कई दफा चूमते हुए कहा, हाँ, सब झूठ था। शुभित ने ईशू से अलग हो अब उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, तुमने भी वही गलती की ईशू, जो मैंने की थी तुम पर ट्रस्ट ना करके। तुमने भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है कि अगर मुझे तुमसे प्यार नहीं होता तो क्या मैं तुमसे शादी करता? नहीं, कभी नहीं करता। प्यार था कि मैं तुम्हें किसी और का होते हुए देख ही नहीं सकता था, इसलिए नाराजगी होते हुए भी तुमसे ही शादी की। ऐना और मेरे बीच कभी कुछ था ही नहीं। मुझे गलतफहमी थी कि तुमने मुझे छोड़ मेरे भाई को चुना, तो बस तुम्हें जलाने के लिए मैंने ऐना का सहारा लिया। पर आज वो सब कुछ मुझ पर ही उल्टा पड़ गया, और देखो, तुमने भी उसकी बातों पर यकीन किया, ठीक वैसे ही जैसे मैंने तुम्हारी बहन की बातों पर यकीन किया। ईशू शुभित की बातें सुन सब कुछ समझी, पर उसकी आखिर में कही बात उसके समझ नहीं है, इसलिए उसने अपने आंसू पोंछ शुभित से पूछा, तुम्हारी बहन की बातों पर यकीन किया, इसका क्या मतलब? शुभित ईशू को देखने लगा।
अंडस्को वहीं दूसरी तरफ मुंबई में आरोही अपने मम्मा पापा के साथ वापस आए तो मौका पाते ही वो चुपचाप अपने रूम में चली गई। वहीं शान इस समय घर वापस आया तो लिविंग एरिया में ही शुभी को बैठे देख जल्दी से उसके पास चला आया और उसने उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा, क्या मॉम, आजकल तो आप ढूंढने पर भी नहीं मिलती, कहाँ घूम कर आई हैं? शुभी ने शान के गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहा, कहीं नहीं बेटा, मैं और तुम्हारे डैड डॉक्टर के पास गए थे और वहीं से फिर हम एंजल के कॉलेज भी गए थे उसे लेने। शान ने खुश होते हुए पूछा, अच्छा तो क्या कहा डॉक्टर ने? शुभी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही कि मैं अब पूरी तरह से ठीक हूँ। शुभी की बात सुन और उसे मुस्कुराते देख शान ने एक बार फिर उसके गले लग अब उसके गाल पर किस करते हुए कहा, आई लव यू सो मच मॉम, मैं बहुत खुश हूँ। हाउ डेयर यू किस माई वाइफ? आदित्य की आवाज सुन शुभी और शान दोनों ने ही चौंक कर पीछे मुड़कर देखा तो आदित्य उन दोनों के पीछे खड़ा हुआ था। शुभी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, आदित्य आप भी ना। आदित्य ने घूमकर उन दोनों के सामने खड़े हो शान को कॉलर से पकड़कर उठा शुभी से दूर कर खुद शुभी के पास बैठते हुए कहा, क्या आदित्य, ये सच है? तुम्हें सिर्फ मैं ही किस कर सकता हूँ? वहीं शान ने हैरान हो आदित्य को घूरा और फिर शुभी की दूसरी तरफ बैठ चिढ़ते हुए कहा, पॉप्स, सच में आप तो बहुत पलटू निकले, मॉम के ठीक होते ही पार्टी बदल ली। शान ने शुभी का हाथ पकड़ते हुए कहा, मॉम, ये अपने हस्बैंड को समझा दीजिए कि मैं आपका सबसे ज्यादा लाडला बेटा हूँ, इसलिए मैं तो आपको यूं ही पप्पी झप्पियां दूंगा और लूंगा भी। ये कहते हुए शान ने एक बार फिर शुभी का गाल चूम लिया और आदित्य को चिढ़ाते हुए वहां से चला गया तो शुभी उन दोनों को देख हंसने लगी। आदित्य भी हंस दिया। शुभी ने हंसते हुए कहा, ये अब तक नहीं बदला। आदित्य ने शुभी को देखते हुए कहा, और ना ही बदलने वाला है। शुभी मुस्कुरा दी पर फिर कुछ सोच उसने आदित्य से कहा, मैं चेंज करके आती हूँ। आदित्य ने हाँ में सिर हिलाया और अब वो फोन पर अपना कुछ काम करने लगा। इधर आरोही रूम में आए तो उसने अपने दिल पर हाथ रख एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हे कान्हा जी, आज का दिन कितना ज्यादा बुरा था। पापा ने अभी तो कुछ नहीं कहा पर मुझे पक्का यकीन है कि वो मुझे छोड़ने तो नहीं वाले। अब क्या करूं मैं? रुद्रांश से बात करूं क्या? इतना कहते हुए आरोही ने जल्दी से अब अपने बैग से अपना फोन निकाल रुद्र को कॉल किया पर उसने अभी उसका कॉल पिक नहीं किया। आरोही को इस बात पर गुस्सा आ गया और उसने अपना फोन बेड पर फेंकते हुए कहा, क्या है, जब कॉल पिक करना ही नहीं होता तो फोन रखते ही क्यों है अपने पास, फेंक दे फोन को। खुद में बड़बड़ाती हुई वो चेंज करने चली गई और जब वापस आई तो शुभी को अपने रूम में देख थोड़ा हैरान हो गई। आरोही ने शुभी के पास आते हुए कहा, मम्मा, तो शुभी ने वहां पड़ी आरोही की बुक को छोड़ अपना सिर उठा आरोही को देखते हुए पूछा, कर लिया चेंज? आरोही ने हाँ में सिर हिलाया तो शुभी ने उसे अपने पास आने का इशारा किया। आरोही चुपचाप उसके पास चली आई। वो शुभी के पास जा बैठी तो शुभी ने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए पूछा, पढ़ाई कैसी चल रही है? आरोही ने कहा, ठीक ही चल रही है। शुभी ने हाँ में सिर हिलाया और फिर आरोही को देखते हुए पूछा, कोई बात है क्या मेरी बच्ची, तुम परेशान लग रही थी। शुभी के प्यार भरे स्पर्श और उसके इतने प्यार से पूछने पर आरोही शुभी को देखने लगी तो शुभी ने अब आरोही के गाल को छूकर उससे पूछा, बोलो एंजल, तुम ठीक हो ना? आरोही खामोशी से शुभी को देख रही थी। उसे समझ नहीं आया कि बिन कहीं शुभी को कैसे समझ आया कि वो परेशान है। शुभी ने एक बार फिर आरोही से पूछा तो आरोही ने मुंह खोल शुभी से कुछ कहना चाहा था कि उसके रूम का डोर ओपन कर अब आदित्य भी आरोही के रूम में चला आया। आदित्य को देख आरोही एक बार फिर झेप गई। आरोही घबरा गई। शायद आदित्य को उसके रुद्र से छुपकर मिलने वाली बात पता चल चुकी थी। तो तुम क्या चाहती हो, कि मैं वापस जाऊं? आदित्य ने शुभी के पास आते हुए कहा, तुमने अभी तक चेंज नहीं किया? तो शुभी ने कहा, हाँ, बस जा ही रही थी, सोचा एंजल का रूम देख लूं। आदित्य ने शुभी का हाथ पकड़ते हुए कहा, ये सब तुम देखते रहना, पर पहले अभी तुम चेंज करो, डिनर का टाइम होने वाला है, उसके बाद तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है। शुभी ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, ओके बाबा ओके, मैं समझ गई। ये कहते हुए वो रूम से निकल गई तो आरोही अब आदित्य को देखने लगी। आदित्य ने भी आरोही के पास बैठ उसके सिर पर हाथ रखते हुए पूछा, एंजल, बच्चा कहाँ गई थी आज तुम? आरोही आदित्य की बात को सुनकर ही सहम गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। क्या वो झूठ बोल दे अपने पापा से? ये रुद्र ने उसे कहाँ फंसा दिया? आदित्य उसे अब भी देख रहा था, इसलिए आरोही ने धीरे से कहा, पापा, मैं अपने फ्रेंड से मिलने गई थी, वो कॉलेज नहीं आई थी, तबीयत ठीक नहीं थी उसकी। आरोही की बात सुन आदित्य ने उसे एक नज़र देखा और फिर अगले ही पल खड़े होकर कहा, ओके, कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट टाइम तुम इस तरह से अकेले कहीं नहीं जाओगी, जहां भी जाना होगा ड्राइवर अंकल को बोलोगी, ठीक है? आरोही ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया तो आदित्य ने कहा, चलो आओ अब डिनर करते हैं। ये कहते हुए आदित्य रूम से बाहर निकल गया। वहीं आरोही ने अपने दिल पर हाथ रख लिया।
इस तरह की सिचुएशन उसने आज से पहले कभी फेस नहीं की थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसने आदित्य से झूठ कहा। उदास मन से वो उठी और रूम से बाहर जाने लगी थी कि तभी उसका फोन बजने लगा। वो मुड़ी और उसने बेड के पास जा बेड पर पड़ा अपना फोन उठाया तो देखा रुद्र का कॉल था। रुद्र का कॉल आते देख आरोही का गुस्सा सातवें आसमान को छू गया और उसने कॉल पिक करते हुए कहा, बोलिए। जब मैं कॉल करती हूँ तब तो कॉल पिक करना नहीं होता आपको। आरोही की आवाज सुन रुद्र ने उससे पूछा, क्या हुआ बेबी, इतना गुस्सा क्यों? आरोही ने उस पर नाराज होते हुए कहा, क्योंकि आप हैं इस गुस्से की वजह। रुद्र ने हैरानी से पूछा, पर मैंने क्या किया? आरोही ने गुस्से में कहा, आपने नहीं किया, पर हुआ तो आप ही की वजह से है ना। पता है, आज आपकी वजह से मैंने झूठ बोला है। कितना बुरा लग रहा है मुझे। ये कहते हुए आरोही ने अब रुद्र को पूरी बात बताई तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया और उसने धीरे से कहा, फिक्र मत करो, अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रुद्र की आवाज सुन आरोही चुप हो गई, पर फिर उसने धीरे से पूछा, क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? आरोही की बात सुन उधर से रुद्र ने अपनी सर्द आवाज में आरोही से कहा, चाचू को प्रॉमिस किया है, अब तुमसे तभी मिलूंगा जब तुम्हारे लायक बन जाऊंगा, तभी तुम्हारा चेहरा देखूंगा। आरोही को उसकी बात सुन मैम की कही हुई बातें याद आईं तो उसने रुद्र से पूछा, आप रह सकते मुझे देखे बगैर? रुद्र थोड़ी देर खामोश रहा, पर फिर उसने धीरे से कहा, नहीं, पर यह भी मुझे समझना जरूरी है कि बात तो सही ही है ना सबकी। मैं हूँ बेकार, तुम्हारे लिए भी बेकार ही हूँ, इसलिए सोच लिया है, अब जब तक मैं खुद को बदल नहीं लेता, खुद को साबित नहीं करता, तब तक हम नहीं मिलेंगे। ये कहते हुए रुद्र की आवाज बदल गई, गला भर आया था उसका। वहीं आरोही की भी आंखों में नमी बनाई और वो बेड का सहारा लेकर बेड पर ही बैठ गई। कुछ देर तक यूं ही दोनों खामोश रहे थे कि आरोही ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, रुद्रांश, आप सबको बता क्यों नहीं देते हमारे बारे में? मैं आपके साथ हूँ, आप बेकार नहीं हैं, मुझे भरोसा है आप पर कि आप जो चाहते हैं वो आप पाकर रहेंगे। रुद्र ने आरोही की बात सुन उससे कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पापा मानेंगे? वो कभी नहीं मानेंगे। शायद तुम्हें मेरी बात बुरी लग सकती है, पर वो बहुत ही घमंडी हैं, और वो तुम्हारा भाई चीकू, उससे तो मेरी बनती ही नहीं है। तुम्हें लगता है कि वो दोनों तुम्हें मेरे साथ आसानी से आने देंगे? आरोही ने इस पर चिढ़ते हुए कहा, घमंडी क्या आप नहीं हैं, ये आपका नेचर ही तो है जिस वजह से आज आप अपने अपनों से दूर हैं। वो पापा हैं आपके, अगर उन्होंने आपसे कुछ कहा भी तो आपने सच में घर छोड़ दिया, आपने एक बार भी कुछ नहीं सोचा। अगर आज आपने सबको सच बताया होता तो हम साथ होते, पर नहीं, आपको भी तो अपना एटीट्यूड। तो तुम क्या चाहती हो, कि मैं वापस जाऊं, उनके पैर पकड़ लूं और उनसे भीख मांगूं कि सर प्लीज आप मुझे अपने घर में पनाह दे दे प्लीज? रुद्र ने आरोही की बातें सुनकर उसकी बात को बीच में ही काट दिया। वो अब गुस्से में आकर झल्ला गया था। वहीं आरोही वो चुप हो गई तो रुद्र ने गुस्से में आगे कहा, या फिर ये चाहती हो तुम कि तुम्हारे उस बड़े से मेंशन में आकर मैं तुम्हारे पापा के सामने खड़े होकर अपनी बेइज्जती करवाऊं? यही चाहती हो? बोलो, हाँ बोलो ना। यही चाहती हो तो आ जाता हूं मैं, बता दूंगा उन्हें सब सच, और कह दूंगा कि मिस्टर मित्तल, सच को एक्सेप्ट कीजिए और प्लीज अपनी बेटी को मेरे साथ विदा कीजिए। रुद्र की चिल्लाने पर आरोही सहम गई और उसने धीरे से कहा, मैंने ऐसा कुछ करने को नहीं कहा। आरोही की आवाज सुन रुद्र को एहसास हुआ कि वो कितनी ऊंची आवाज में आरोही से बात कर रहा है। ये सोच उसने अपनी आंखें भींच लीं और फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, आरोही, समझने की कोशिश करो, पहले वाली सिचुएशन नहीं रही है अब, कि मुझे बस अपनी फैमिली को मनाना था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अब चीजें बदल गई हैं, तुम बदल गई हो, तुम अब आरोही नहीं हो, तुम आशी मित्तल हो, आदित्य मित्तल को बेटी, वो आदित्य मित्तल जो इस शहर पर राज करता है। और तुम्हें लगता है कि ऐसे में तुम्हारे पापा मेरे लिए मानेंगे? वो मुझे क्या एक्सेप्ट करेंगे जब मेरी खुद की फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही है? मैं कुछ वक्त चाहता हूँ बेबी, सब कुछ ठीक कर दूंगा, बस मुझ पर भरोसा रखो। आरोही की आंखें भर आई थीं और गला भी, इसलिए उसने अपने भरे गले से कहा, आपको जो करना है कीजिए, मुझे बात ही नहीं करनी आपसे, और हाँ, नहीं मिलेंगे हम, और ना ही बात करेंगे। इतना कहकर आरोही ने कॉल कट कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने अपने आंसुओं को पोंछ लिया, पर जो बेचैनी वो महसूस कर रही थी वो जाने का नाम नहीं ले रही थी। इसी बीच एक बार फिर उसका फोन बजने लगा। कॉल रुद्र का ही था, पर आरोही अपने आंसू पोंछ फोन को बेड पर ही छोड़ रूम से बाहर निकल गई। वो नीचे आई तो देखा सब लोग डाइनिंग टेबल पर ही थे। वो जाकर अपनी जगह पर बैठ गई तो शुभी ने उसे डिनर सर्व करते हुए पूछा, कहाँ रह गई थी तुम? आरोही ने अपना सिर झुकाए हुए ही कहा, मम्मा मैं अपनी दोस्त सोनल से बात कर रही थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। शुभी ने उसकी बात सुनकर कहा, ओह। वहीं शान ने एक नजर आरोही को देखा, पर तभी वहां पर बैठे आदित्य ने उन सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहा, कल हम सबको सैम के घर जाना है, सौम्या का बर्थडे है, खुशी ने हम सबको इनवाइट किया है।
शुभी ने आदित्य की बात सुन उससे पूछा, सौम्या? आदित्य ने शुभी को याद दिलाते हुए कहा, भूल गई? सौम्या, सैम और खुशी की बेटी। शुभी को याद आया तो उसने कहा, ओह हाँ, मैं तो उसके बारे में भूल ही गई थी। शुभी, शान और आदित्य अब सैम और खुशी के बारे में ही बातें करते हुए डिनर करने लगे थे। वहीं आरोही वो चुपचाप डिनर कर रही थी। उसका मूड खराब हो गया था। अंडस को इधर सिंगापुर में शुभित ने ईशू को बताया कि उन दोनों के बीच गलतफहमी पैदा करने वाली कोई और नहीं आद्या थी, तो ईशू को शुभित की बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। ईशू ने शुभित की बात सुन धीरे से कहा, तुम इतना गिर जाओगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था चीकू। खुद को सही साबित करने के लिए तुम मेरी दी को निशाना बना रहे हो। शुभित ईशू के इस रिएक्शन को देख हैरान था। उसने ईशू को देखते हुए कहा, ये क्या कह रही हो? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कोई कहानी सुनाऊंगा? ये सच है कि मेरा ब्रेन वॉश तुम्हारी बहन आद्या ने ही किया था। तुम्हें यकीन नहीं तो मैं ये प्रूफ भी कर दूंगा। ईशू ने रूम की तरफ मुड़ते हुए कहा, मुझे कोई प्रूफ नहीं चाहिए। अब तक जो किया है ना तुमने मेरे साथ वो काफी है जानने के लिए कि कितने बदल गए हो तुम। मुझे कोई नई बात नहीं करनी, बस मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। प्लीज मुझे वापस जाना है। ईशू की बात सुन शुभित को गुस्सा आ गया और उसने आगे बढ़ ईशू को अपने पास खींचते हुए कहा, क्यों बात नहीं करोगी? मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, आद्या को जितना भोली समझती हो तुम वो उतनी ही क्लेवर है। तुम बेवकूफ हो जो उसके असली चेहरे को देखना नहीं चाहती। उसी की वजह से मैं तुमसे नफरत करने लगा था। ईशू ने शुभित की बात सुन उसे देखते हुए पूछा, पर वो ऐसा करेगी क्यों? आपको पापा से प्यार कैसे हुआ? रूद थोड़ी देर पहले आरोही से हुई अपनी बात को लेकर बहुत डिस्टर्ब था। उसे होश ही नहीं था कि वो क्या कर रहा था, पर जैसे ही कुछ जलने की स्मेल उसे आई तो उसका ध्यान अपनी ऑमलेट पर गया। ऑमलेट जलकर काली पड़ चुकी थी। ये देख रूद ने हड़बड़ाहट में जल्दी से गैस ऑफ कर पैन को हटाया तो गलती से उसकी उंगली गर्म गैस स्टोव को छू गई। वो जल गया। दर्द की लहर उसके पूरे चेहरे पर बिखर गई, पर ये दर्द या ये जलन इस समय उसे उसकी उंगली की वजह से नहीं, बल्कि ये जलन उसे अपने सीने में हो रही जलन की वजह से थी। रूद ने पास ही में पड़ा अपना फोन एक बार फिर उठाकर चेक किया तो उसने अब भी आरोही का कोई मैसेज नहीं था और ना ही उसने उसे कॉल बैक किया था। कुछ देर तक फोन को देखते हुए ही रूद ने एक बार फिर आरोही को कॉल किया तो इस बार आरोही ने कॉल पिक कर लिया। रूद के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कुराहट खिल उठी और उसने कहा, हेलो हेलो बेबी। वहीं दूसरी तरफ आरोही अभी अभी रूम में वापस आई थी। अपने फोन पर आते कॉल को देख उसने रूद का कॉल पिक कर लिया, पर वो खामोश रही और जब रूद की आवाज उसके कानों में पड़ी तो उसने धीरे से कहा, हम। तो उधर से रूद ने उससे पूछा, गुस्सा हो गई? आरोही ने उसकी बात सुन सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बहुत। रूद उसकी आवाज सुन मुस्कुराया और किचन से बाहर निकलकर रूम में चला आया। रूद ने बालकनी में आते हुए कहा, अच्छा बताओ कैसे मानोगी? आरोही ने रूठते हुए कहा, मुझे नहीं पता। रूद ने आरोही की बात सुन धीरे से कहा, सॉरी, अब कभी इस तरह नहीं चिल्लाऊंगा। आरोही ने बात बदलते हुए उससे पूछा, खाना खा लिया आपने? आरोही की बात सुन रूद को अपनी ऑमलेट याद आई तो उसने हकलाते हुए कहा, अब हाँ। तो आरोही ने पूछा, सच कह रहे हैं? इस पर रूद ने धीरे से कहा, नहीं, ऑमलेट बनाई थी, वो जल चुकी है, अब मैं कुछ नहीं बनाने वाला। आरोही ने रूद की बात सुनकर कहा, ऐसे कैसे कुछ नहीं बनाने वाले? चलिए उठिए और अभी, हाँ, मैगी बना ले, वो जल्दी बन जाएगी। रूद ने मना करते हुए कहा, नहीं, कहा ना अब मैं नहीं बनाने वाला। इस पर आरोही ने गुस्से में पूछा, नहीं बनाने वाले? तो रूद ने चिढ़ते हुए कहा, अच्छा ठीक है, बनाता हूँ। इससे अच्छा तो मैं फिर से ऑमलेट ही बना लेता हूँ। आरोही ने कहा, मुझे नहीं पता, जो आपको ठीक लगे बनाइए और खाइए। रूद वापस से किचन में आ गया और एक बार फिर अपने लिए ऑमलेट बनाने लगा। उसने आरोही के मजे लेते हुए पूछा, तुम खाओगी? तो आरोही ने चिढ़ते हुए कहा, जी नहीं, आप ही एंजॉय करें। रूद आरोही की बात सुनकर हंसने लगा तो आरोही भी अब मुस्कुरा दी। वो रूद से बात करते करते बेड पर जा लेटी और ना जाने कब उससे बातें करते हुए ही नींद की आगोश में चली गई। इधर रूद आरोही को लगातार आवाज दिए जा रहा था, पर अब जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो वो समझ गया कि आरोही सो चुकी है, इसलिए उसने मुस्कुराकर अपनी फोन की स्क्रीन को होठों से छूकर कॉल कट कर दिया। अंडस को इधर आदित्य रूम में आया तो शुभी बालकनी में बैठी तारों से भरे आसमान को देख रही थी। आदित्य शुभी को ढूंढते हुए बालकनी में आया तो शुभी को देख उसके पास जा बैठा। शुभी आदित्य को देख उसके करीब हो गई और उसने अपना सिर आदित्य के कंधे पर रखकर उससे पूछा, मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया ना? आपने कैसे इन बच्चों को संभाला होगा सोच भी नहीं पा रही हूं मैं तो। आदित्य ने शुभी के सिर को चूमते हुए कहा, तो सोचना भी क्यों, जो बीत चुका है उसे भूलने में ही भलाई है, और बच्चे अभी इतने भी बड़े नहीं हुए हैं, उन्हें आज भी हमारी जरूरत है। शुभी आदित्य की बात सुन चुप रही, तो आदित्य ने शुभी का चेहरा अपने एक हाथ में लेकर उसका चेहरा ऊपर उठा उसकी आंखों में देखते हुए कहा,
और मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, बहुत अकेला रह लिया। आदित्य की बात सुन शुभी की आंखें नम हो गई। उसने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और आदित्य के गले लगी तो आदित्य ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके सिर को अब उसके होठों को चूमा तो शुभी ने शर्माते हुए कहा, आप ही ना। आदित्य ने उसकी बात सुन मुस्कुराकर शरारत से कहा, क्या मैं भी? इतने सालों बाद हाथ आए हो, अब नहीं छोड़ने वाला तुम्हें। ये कहते हुए आदित्य ने उठकर अगले ही पल शुभी को अपनी बाहों में खींच दुल्हन की तरह गोद में उठा लिया तो शुभी मुस्कुरा दी और आदित्य को देखने लगी तो आदित्य ने भी एक नजर उस पर डाली तो शुभी ने शर्माकर अपना चेहरा आदित्य के सीने में छुपा लिया। शुभी को बेड पर लेटा आदित्य ने रूम की लाइट ऑफ की और शुभी के पास जाकर लेटा तो शुभी भी उसके करीब खिसकती हुई आई और उसके सीने पे सिर रखते हुए बोली, मुझसे कल का इंतजार नहीं हो रहा, कैसे मिलूंगी मैं चीकू से। आदित्य ने शुभी को अपनी बाहों में भरते हुए मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल मुझ पर गया है, उसे देख मुझे अपने दिन याद आते हैं। शुभी ने अपना सिर हिलाते हुए पूछा, हमम और शान, वो किसके जैसा है? आदित्य ने झट से कहा, तुम्हारे जैसा, और मेरी एंजल, वो तो मेरे जैसी ही है। शुभी आदित्य की बात सुन हंसती। वे दोनों इस वक्त एक दूसरे में खोए हुए अपने बच्चों की बातें कर रहे थे। अंडस को सुबह के समय आरोही जागी तो अपने पास डिले फोन को देख उसे याद आया कि वो रात में रुद्र से बात कर रही थी। उसे होश आया कि वो बात करते करते ही सो गई। वो उठकर बैठ गई। आज सैटरडे था, कॉलेज का ऑफ था, इसलिए आरोही ने आज पूरा दिन शुभी के साथ ही बिताया। आरोही ने शुभी से अपने बालों की आज अच्छी चंपी करवाते हुए उससे ढेर सारी बातें की तो आज उसे एक अलग ही सुकून मिला। शुभी के नर्म हाथों की चंपी ने आरोही को एक बड़ा ही सुखद एहसास दिलाया था। इस प्यार भरे स्पर्श को उसने कितना मिस किया था। शुभी ने आरोही के सिर पर हाथ फेरते हुए उससे पूछा, एंजल, कोई परेशानी तो नहीं है ना मेरी बच्ची? आरोही ने अपनी आंखें खोल पलटकर शुभी को देखा तो शुभी ने उससे पूछा, अगर कोई बात है तो मुझे बता सकती हूँ मेरी जान। आरोही ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कहते हुए आरोही वापस सीधे बैठ गई तो शुभी एक बार फिर उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगी कि तभी आरोही ने शुभी से पूछा, मम्मा, आपको कब और कैसे पता चला था कि आपको पापा से प्यार हो गया है? आरोही की बात सुन शुभी के हाथ रुक गए और उसने नासमझी के भाव से आरोही को देखते हुए पूछा, क्या? तो आरोही ने एक बार फिर धीरे से पूछा, आपको पापा से प्यार कैसे हुआ? क्या सच में प्यार होता है? आरोही की बात सुन शुभी हल्का सा मुस्कुरा दी और उसने झुककर आरोही के गले में अपनी बाहें डाल उसे पीछे से ही अपने गले लगाते हुए कहा, प्यार होता है मेरी जान, होता है। बस प्यार करने वाला साथी सच्चा होना चाहिए। उसका प्यार सच्चा होना चाहिए तो प्यार खुद ब खुद हो जाता है, तुम्हारे डैड और मुझे। शुभी आरोही से बात कर ही रही थी कि तभी डोर नॉक की आवाज सुन वे दोनों ही शांत हो गई। एक सर्वेंट ने आरोही के रूम में अंदर आते हुए शुभी से कहा, मैम, बड़े सर आपको नीचे बुला रहे हैं। शुभित सर आ गए हैं। सर्वेंट की बात सुन आरोही और शुभी दोनों ही हैरानी और खुशी से खिल उठे। शुभी झट से अपनी जगह पर खड़ी हो गई। वहीं आरोही भी अपनी जगह पर खड़ी हो गई। आरोही ने खुश होते हुए कहा, मम्मा, चलिए देखिए भाई आ गए हैं। हेलो गाइस, स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हेडफोन दिल।